वर्ष 2024 में जापान की जनसंख्या में लगभग 9 लाख की गिरावट आई है। जापान की जनसंख्या अब लगभग 12.06 करोड़ रह गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने इस स्थिति को क्वाइट इमरजेंसी के रूप में घोषित किया है। जापान की जनसंख्या में लगातार गिरावट क्यों हो रही है, जापान किस प्रकार से इस स्थिति से निपट सकता है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में इसे पूरे तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खबर को विस्तार से जान लेते हैं। खबर यही है कि वर्ष 2024 में जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, उससे हमें पता चलता है कि जापान की जनसंख्या में लगभग 9,08,000 लोगों की गिरावट दर्ज की गई है और अब जापान की जनसंख्या 12.06 करोड़ रह गई है। यह वस्तुतः एक बहुत विकट स्थिति को प्रदर्शित करती है जब हम इस तथ्य पर नजर डालते हैं कि वर्ष 1968 के बाद की ये सबसे तेज गिरावट है जब जापान की जनसंख्या में देखने में आई है। लगातार 16वां वर्ष है जब जापान की जनसंख्या में कमी आई है और इसीलिए जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इसे एक शांत आपातकाल, एक क्वाइट इमरजेंसी करार दिया है। जाहिर तौर पर जापान के लिए एक बहुत विकट समस्या को प्रकट करती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि विश्व का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कुल प्रजनन दर है, वो क्या है, भारत की स्थिति क्या है, अन्य देशों की स्थिति क्या है, पूरे विश्व की स्थिति क्या है, क्या पूरे विश्व में ही जनसंख्या में एक गिरावट की स्थिति हमें देखने को मिलती है। थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं। जापान की जनसंख्या के बारे में हमने हमने अभी आपको बताया कि 2024 में लगभग 9 लाख की गिरावट होकर के जनसंख्या रह गई है 12.06 करोड़ और 2024 में जापान में केवल 6,86,061 नवजात शिशुओं का जन्म हुआ। जो जापान में जब से रिकॉर्ड की शुरुआत हुई है जनसंख्या की, कब से शुरुआत हुई है, 1899 से। इस प्रकार के आंकड़ों की जो शुरुआत जापान में हुई वो 1899 से हुई थी। तो उसके बाद ये सबसे कम स्थिति को प्रकट करता है, सबसे कम नवजात शिशुओं के जन्म को प्रकट करती है ये वर्ष 2024 का जो हमारे सामने आंकड़ा है। जापान का जो कुल प्रजनन दर है वो कितनी है, 1.2 है। जब हम कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक महिला अपने प्रजनन काल के दौरान औसतन जितने बच्चों को जन्म देती है उसको हम क्या कहते हैं, कुल प्रजनन दर, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर के रूप में परिभाषित करते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें जनसंख्या की स्थिरता, भविष्य में जनसंख्या के बढ़ने या भविष्य में उसके कम होने के बारे में एक संकेत प्रदान करता है। अगर किसी भी देश का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो इसका मतलब है कि भविष्य में उसकी जनसंख्या स्थिर रहने वाली है। इससे ज्यादा है तो भविष्य में जनसंख्या बढ़ने वाली है और इससे कम है तो भविष्य में जनसंख्या कम होने वाली है। भारत के लिए भी थोड़ी सी एक चिंता का विषय आप कह सकते हैं। हालांकि भारत में जनसंख्या का काफी व्यापक स्तर आप देख रहे हैं, लेकिन भारत में भी जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के 2025 के आंकड़े सामने आए हैं, वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.9 है। लेकिन भारत में जनसंख्या का एक व्यापक स्तर बना हुआ है और कई आंकड़े इस प्रकार के दिखा रहे हैं कि भारत चीन को पार कर चुका है जनसंख्या के मामले में। इसलिए यहां पर जनसंख्या पर थोड़ा सा नियंत्रण भी आवश्यक है। लेकिन ये भविष्य में अगर किसी भी देश की का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम जाता है तो वो भविष्य में लेबर शॉर्टेज के पक्ष को भी प्रकट करता है। इसलिए आप देखेंगे कि कई देश जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट कम है और काफी संख्या में आप देखेंगे कि जो औसतन आयु है वो काफी बढ़ चुकी है, वहां पर आपको लेबर शॉर्टेज देखने को मिलेगी। जैसे कि जर्मनी का आप उदाहरण देख सकते हैं कि जर्मनी ने पिछले कुछ वर्षों में मध्य पूर्व में जिस प्रकार का संकट आया, अफ्रीका में जिस प्रकार का संकट देखने को मिला और वहां से बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने प्रवास यूरोप में किया, तो जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने इन प्रवासियों का खुले तौर पर एक तरह से ज्यादा उन्हें अपनाने की कोशिश की। उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि जापान में लेबर शॉर्टेज है, कामगारों की बेहद कमी है और कामगारों की कमी होने का एक कारण है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कम है और औसतन जो जीवन प्रत्याशा है वो ज्यादा है। तो इस रूप में भी ये भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन जापान के पक्ष में अगर जापान के बारे में अगर हम बात करें तो वहां टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम चला गया है, जीवन प्रत्याशा काफी बढ़ी हुई है, जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है जो जापान के भविष्य के अस्तित्व पर कई तरह के सवाल खड़ा करती है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके संदर्भ में गिरावट का ट्रेंड हमें यूरोप के अधिकांश देशों में देखने को मिलता है, साथ ही एशिया में देखने को मिलता है। जैसे अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें
तो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये 2.2 बना हुआ है, यानी जो स्थिर जनसंख्या का 2.1 का रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उससे ऊपर है। ब्राजील और अमेरिका में 1.62 है, फ्रांस में 1.66 है, दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे कम कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो कितना है? 0.72 है, यानी दुनिया में सबसे कम है। चीन में 1.0 है, सिंगापुर में 0.97 है, और विश्व औसत कितना है? 2.2 है, यानी ये उसी औसत के बराबर है जहां पर जनसंख्या स्थिर रहती है, जो कि 2.1 है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, नेपाल और श्रीलंका का भी उसी के आसपास है, 1.9 के आसपास, और बांग्लादेश में 2.1 है, पाकिस्तान में 3.5 है, अफगानिस्तान का दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है, 4.7 है। भूटान में आप देख सकते हैं, यहां पर मालदीव का आंकड़ा नहीं है, मालदीव का आंकड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा। भूटान का 1.4 है और चीन का 1.0 है। तो ये एक वैश्विक स्तर पर भी आपने स्थिति देख ली है कि एक टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो अभी सामान्यतः ज्यादा बना हुआ है, वैश्विक स्तर पर 2.2 बना हुआ है अगर हम 2025 के आंकड़े देखें। लेकिन अगर ये 2.1 पर आता है तो हमें वैश्विक जनसंख्या में एक स्थिरता देखने को मिलेगी, और अगर ये नीचे आता है तो वैश्विक जनसंख्या में समय के साथ हमें एक गिरावट भी देखने को मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि जापान में लगातार इस प्रकार की स्थितियां किस तरह से बनी हैं कि वहां लगातार जनसंख्या में कमी आ रही है। उन कारणों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान इस स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए एक खास उपहार लेकर के आया है, फ्रीडम सेल के रूप में। इस फ्रीडम सेल के अंतर्गत आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर पूरे 50% का डिस्काउंट ले सकते हैं। कब से कब तक? 10 से 14 अगस्त तक ले सकते हैं। तो इस ऑफर का जो लाभ है वो तुरंत उठाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए जो आज का दिन है ये लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, 14 तारीख। तो इससे जरूर जुड़िए। सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। सभी बुक्स और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर 25% की छूट आपको मिल रही है। ऑफर का लाभ आप किस प्रकार से उठाएंगे? अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप एक नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 8750187501, और इस पर कॉल करके अपनी दुविधा को दूर कीजिए, इस छूट का लाभ उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब उन कारणों पर चर्चा करते हैं जिसके वजह से जापान की जनसंख्या में लगातार गिरावट हमें देखने को मिलती है। एक कारण है आर्थिक। आर्थिक कारण किस प्रकार से है? जैसे जापान में लगातार पिछले कुछ समय से जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हमारी जीवन की लागत है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार, चाहे जापान की बहुत बड़ी जनसंख्या आप जानते हैं शहरों में रहती है, तो वहां पर मकान का जो किराया है, जो प्रॉपर्टी का रेट है, वो बहुत उच्च स्तर पर है। इसी प्रकार से जीवन से जुड़ी हुई जो सामान्य वस्तुएं हैं वो भी काफी महंगाई आप देखने को मिलेगी। इससे जीवन की जो लागत है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से लोग एक तरह से शादी करने और बच्चे रखने या बच्चे प्राप्त करने के प्रति विमुख होते जा रहे हैं। ये भी एक कारण माना जा रहा है। बच्चों की परवरिश और शिक्षा अत्यधिक महंगी हो चली है। इसके कारण भी लोग शादी करने और शादी के बाद बच्चे प्राप्त करने के लिए एक विमुखता हमें देखने को मिलती है। युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर काफी सीमित हैं, और रोजगार के अवसर सीमित होने के प्रति वो अपने भविष्य के प्रति चिंता है उनमें, और अगर भविष्य के प्रति चिंतित है तो किस प्रकार से वो अपने परिवार को बसाएंगे, किस प्रकार से शादी करेंगे, और फिर उसके बाद एक तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। इसकी वजह से भी ये भी एक कारक माना जा रहा है। साथ ही जापान में 1990 के दशक में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, 1990 में हमें देखने को मिली थी, और फिर 1992 के मध्य में, लगभग 1992 के मध्य में हमें देखने को मिली थी। ये एक इक्विटी प्राइसेस बहुत तेजी से गिरे थे, शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरा था, फिर उस लैंड के जो कीमतें थी उसमें भी बहुत तेजी से गिरावट आई थी, और जापान के शेयर मार्केट में हम देखते हैं कि लगभग 60% की गिरावट बहुत तेजी से आई थी, और इसका प्रभाव पूरे 1990 के दशक में रहा। लोग ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से सशंकित होते चले गए, इनसिक्योर होते चले गए, असुरक्षा का भाव उनमें बढ़ता चला गया। साथ ही युवाओं की आकांक्षाएं भी हमें बढ़ी बढ़ी हुई देखने को मिलती हैं। उनमें
जो इंडिविजुअलिटी का भाव है, व्यक्तिगता का जो भाव है वो बहुत ज्यादा है। वे विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, वहां पर नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन घर बसाना यानी किसी के साथ शादी करना और शादी के बाद बच्चे प्राप्त करना, उस स्थिति के प्रति उनका रुझान कम दिखाई देता है। ये सभी कारण मिलकर के जापान की जनसंख्या के गिरावट के एक प्रमुख कारणों को निर्मित करते हैं। इसी प्रकार से कुछ सामाजिक कारण भी माने जाते हैं, जैसे जापान में जो है वो शादी और बच्चे पैदा करने के बीच एक गहरे संबंध को प्रकट करता है। ये संबंध इस प्रकार से है कि अगर आपकी शादी होकर के आप बच्चे होते हैं तभी उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में जैसा कि आप ज्यादातर जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनमें आप देखेंगे कि कपल भी बिना शादी किए बच्चे होते हैं उनके, और उसमें एक सामाजिक मान्यता भी है। लेकिन जापान में इस तरह की सामाजिक मान्यता नहीं है, और इसके कारण क्या होता है कि अगर व्यक्ति शादी नहीं कर रहा है तो फिर उसको बच्चे भी नहीं होते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर से पश्चिमी यूरोप में, काफी कपल्स ऐसे हैं कि बिना शादी के उनको बच्चे हैं, उनका वो लालन पालन भी करते हैं। तो जापान में इस तरह की चीजों को मान्यता नहीं है। महिलाओं पर काम और घर दोनों का एक डबल बर्डन दिखता है अभी भी। सामाजिक स्थिति अगर आप देखेंगे तो लिंग आधारित जो महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाएं हैं वो काफी प्रचलित है। इसके कारण जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको घर में भी आकर के काम करना पड़ता है, और जब दोनों स्तरों पर काम करना पड़ता है, किसी सर्विस सेक्टर में, किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उसके बाद घर भी आकर के काम करना पड़ता है, तो ये महिलाओं पर डबल बर्डन डालता है और इससे वे बच्चा पैदा करने के प्रति एक विमुखता उनमें देखने को मिलती है। ये भी एक कारण है। साथ ही मानसिक और सांस्कृतिक कारणों ने भी मिलकर के एक स्थिति का निर्माण किया है कि जापान में बच्चों में एक तरह से बच्चों की जो संख्या है, जो नवजात शिशुओं का जन्म है वो भी कम है, और नवजात शिशुओं का जन्म कम होने के कारण जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि व्यक्तिगता बढ़ी है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है, सामुदायिक भावना की कमी है और भविष्य का डर है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा है, परिवार छोटा रखने की प्रवृत्तियां ज्यादा है। इन सभी से युवा पीढ़ी की मानसिक स्थितियों का निर्माण हो रहा है, और इसके कारण भी नवजात शिशुओं का जन्म कम है, शादी के प्रति रुझान कम है, बच्चे पैदा करने के प्रति रुझान कम है। सरकारी नीतियों की भी सीमाएं हैं। आप जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप जाएंगे, इवन भारत में भी चाइल्ड केयर, जैसे भारत में आंगनवाड़ियां हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में चाइल्ड केयर के ऊपर काफी खर्च किया जाता है, लेकिन जापान में उस तरह की आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस नहीं है और आर्थिक मदद की भी सीमित उपयोगिता है। इसके कारण बच्चे पैदा करने के प्रति जो रुझान है वो युवाओं में कम है। बच्चे पालने की जिम्मेदारी मुख्यतः जापान में व्यक्तिगत ही मानी जाती है, माता पिता की मानी जाती है। उसमें सामाजिक संस्थानों की जो भूमिका है वो काफी सीमित है। इसके कारण भी जब सारा बर्डन माँ बाप पर आ जाता है और वो आर्थिक रूप से किसी विकट स्थिति में होते हैं तो उनका रुझान नहीं होता है बच्चा पैदा करने के प्रति। इसी तरह से प्रवासन यानी इमिग्रेशन को लेकर भी एक ऐतिहासिक हिचकिचाहट है। अभी हमने जर्मनी का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से जर्मनी ने अपनी लेबर शॉर्टेज को पूरा करने का एक अपने यहाँ जो इमिग्रेशन को, प्रवासन को स्वीकार किया, उसका एक कारण ये भी था कि जर्मनी में लेबर शॉर्टेज है। लेकिन जापान में अपनी संस्कृति के संरक्षण के प्रति ज्यादा रुझान होने की वजह से प्रवासियों को स्वीकार करने की जो क्षमता है, जो स्कोप है, वो बेहद कम हो जाता है। और इस प्रवासियों को स्वीकार करने की जो क्षमता है या स्कोप जब कम हो जाता है तो जनसंख्या में जो गिरावट हो रही है उसकी भरपाई होना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये भी एक कारण है। इस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जा सकता है? जो कारण है, अगर इन कारणों पर ही काम कर लिया जाए तो इस स्थिति से निश्चित रूप से निपटा जा सकता है। बच्चों की परवरिश को एक सामाजिक परियोजना के रूप में अगर स्वीकार किया जाए, सरकार, संस्थान और समाज मिलकर के माता पिता की बच्चों के पालन पोषण में अगर मदद करे तो उस स्थिति से बाहर आया जा सकता है। जापान की जनसंख्या में जो गिरावट आ रही है उससे बाहर आया जा सकता है। इसी प्रकार से युवा वर्ग को वित्तीय सुरक्षा अगर प्रदान की जाती है, माता पिता को बच्चों के शुरुआती वर्षों में विशेष सहायता प्रदान की जाती है, आर्थिक मदद दी जाती है, कार्यस्थल में अगर काम के घंटों में सुधार किया जाए और महिलाओं के लिए एक कार्यस्थल पर लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उन्हें सपोर्ट प्रदान करने की व्यवस्था हो, उन्हें जो पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव है उसकी एक व्यापक व्यवस्था हो,
तो उनका बच्चे पैदा करने के प्रति रुझान बढ़ाया जा सकता है, उनको प्रेरित किया जा सकता है, प्रोत्साहन दिया जा सकता है। साथ ही प्रवासन नीति में भी प्रवासन जो नीति है, इमिग्रेशन जो पॉलिसी है, उसमें भी बदलाव की आवश्यकता है। पेशेवरों के लिए सीमित रूप से प्रवासन की अनुमति दी गई है जापान में, लेकिन इसका भी जापान में राजनीतिक दलों द्वारा विरोध हुआ है। तो इसमें भी थोड़ा सा एक बदलाव करने की आवश्यकता है। एक सामाजिक रूप से इस प्रकार की स्थितियों को बनाने की आवश्यकता है कि वहां पर प्रवासन के प्रति एक सकारात्मक माहौल बने। तो उससे भी जनसंख्या में जो गिरावट आई है उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो यही इससे निपटने के उपाय हो सकते हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है? जापान की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? आपके सामने ऑप्शन है 2.1, 1.98, 1.2 या 0.72। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।